चलिए हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को एक और टॉपिक बताएंगे दोस्तों। कल हम आप लोग को बताए थे किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम दोस्तों। तो आप लोग को मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव याद हो गया होगा, ठीक ना। किरचॉफ से रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो तो ऑलरेडी आपको पढ़ना है, लेकिन किरचॉफ से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप लोग को याद हो गया होगा। जैसे किरचॉफ का पूरा नाम क्या था, ठीक ना। किरचॉफ ने कितने नियम दिए, किरचॉफ ने कितने इसमें अपना नियम दिया, है ना। किरचॉफ के प्रथम नियम को किसका नियम कहते हैं, है ना। किरचॉफ के द्वितीय नियम को किसका नियम कहते हैं, किरचॉफ के किस नियम को वोल्टता का नियम कहते हैं, किरचॉफ के किस नियम को आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं, किरचॉफ के किस नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं, किरचॉफ के किस नियम को लूप का नियम कहते हैं, है ना। किरचॉफ के किस नियम में चालकों की संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, किरचॉफ के किस नियम में धारा और प्रतिरोध का गुणनफल विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। दोस्तों इस तरह का बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है ना। यदि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं दोस्तों, है ना। और नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर भी दे सकते हैं, गलती से ही, है ना। तो आज हम लोग किरचॉफ के नियम से के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे और उसी में एक और वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में भी बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज और इंग्लिश में बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक का नाम है, व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों, है ना। तो ये बात आप दिमाग में रखिए। आज का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आज का टोटल नॉलेज इसी के बारे में, कल का टोटल नॉलेज लिए थे किरचॉफ के नियम के बारे में, है ना, जो कि इंपॉर्टेंट था, वीवीआई भी था। आज उसी का रिलेटेड है व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। उसके बाद हम लोग को दो टॉपिक और इंपॉर्टेंट पढ़ना है, एक है मीटर ब्रिज और एक है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। ये दो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, लेकिन पहले इसको जाना, क्योंकि हम आपको बोल चुके हैं ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं दोस्तों, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं, लेकिन जितना पढ़ना है सब वीवीआई पढ़ना है ना। जिससे होता है ना कि जंगल के कुछ ऐसे क्षेत्र में आप चले गए कि जहां जो भी रहता है सब शेड रहता है ना। तो बस यही बात यहाँ भी है, ये वो चैप्टर है जहां सिर्फ सब शेड है ना। यहाँ कोई दूसरा अन्य टॉपिक नहीं आएगा जो कि चलो नहीं पूछेगा, यहाँ सब इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो जानते हैं दोस्तों, हम लोग का एक आदत बन चुका है कि हम लोग जिसके बारे में, जैसे अब हम लोग नाम सुने, आप खुद सोचो, अब हम नाम सुने व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज दिमाग में आया कि सर जी तो बता रहे हैं कि व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक का नाम है, जिसमें ब्रिज का मतलब होता है पुल, है ना। तो आखिर ये वैज्ञानिक से किरचॉफ क्यों आया था, किरचॉफ क्यों आया था। तो आपको हमने बताया था कि किरचॉफ ओम्स लॉ को गलत करने के लिए आया था। मतलब ओम के नियम में, ओम्स लॉ में सिर्फ एक प्रतिरोध होता था। जब किरचॉफ आए तो किरचॉफ आने के बाद एक से अधिक प्रतिरोध का यूज किया गया। ये बात तो आप समझ चुके हैं। किरचॉफ आने से क्या फायदा हुआ कि पहले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में सिर्फ एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, एक प्रतिरोध हुआ करता था, लेकिन एज ए मॉडर्न जमाने में आज किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में एक से अधिक प्रतिरोध हुआ करता है ना। हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहेंगे दोस्तों। जैसे आप लोग पुराने जमाने में दीपावली में या शादी विवाह में किसी भी फंक्शन प्रोग्राम में लोग झालर बत्ती का इस्तेमाल करते हैं ना दोस्तों। आप लोग भी किए, दिवाली में अपने घर को सजाते हैं झालरों से। बिफोर 10 ईयर जाइए या 15 ईयर आप जाइए, 10-15 साल आप पहले जाइए, तो जाने के बाद क्या होता है दोस्तों कि उस समय झालर में एक अजीब सिस्टम था, है ना। कुछ बच्चे लोग देखे होंगे, हो सकता है कुछ नहीं भी देखे होंगे। क्या सिस्टम था कि झालर है, लंबा होता है, आपको पता है, लेकिन उन झालरों में भी एक बल्ब भी, इससे फॉर एग्जाम्पल मुझे छोटा सा, क्योंकि ये मान लीजिए झालर का वायर है और यहाँ पे तार के माध्यम से लटका हुआ है झालर। यहाँ इस प्रकार से झालर लटका हुआ है। अब मान लीजिए दोस्तों, एक छोटा सा फिगर आपको समझने के लिए बनाया है ना। मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारा झालर लगा हुआ है, ये सब बल्ब है, ये सब बल्ब है ना। पुराने जमाने के सिस्टम में क्या होता था दोस्तों, यदि मान लीजिए सपोज दैट यदि ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया, खराब हो गया, यदि जैसे ही ये बल्ब फ्यूज हुआ, ओम्स लॉ
डिपेंड ऑन ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में क्या होता था, यदि ये बल्ब फ्यूज हो जाए इसके बाद का टोटल सर्किट बंद। इधर ये सब जलेगा, ये सब जलेगा, लेकिन इसके बाद वाला टोटल बल्ब क्या हो जाए, बंद हो जाए। ओम्स लॉ है ना। किरचॉफ है, किरचॉफ में क्या हुआ, देखो समझो, एग्जाम्पल से समझ जाओगे दोस्तों ना, एग्जाम्पल समझ जाओगे। किरचॉफ है तो किरचॉफ में हर बल्ब के लिए अलग अलग प्रतिरोध है। यदि ये बल्ब फ्यूज हो गया, बंद हो गया, खराब हो गया, डज नॉट इफेक्ट, किसी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है दोस्तों, है ना। बस ये बल्ब बंद हो, जैसे अगर देखते हो ना कि कहीं पर एलईडी से आप कहीं पर सजावट में देखते हो, एलईडी में लिखा रहता है शुभ दीपावली मान लीजिए, तो वहां पर यदि शुभ में एक बल्ब मान लीजिए, उस बल्ब का सेटिंग रहता है, यदि एक बल्ब बंद हो गया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है दोस्तों। शादी विवाह में आप लोग देखोगे डीजे लाइट में बहुत सारा एलईडी बल्ब लगा रहता है ना। यदि एक बल्ब बंद भी है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप साइंस पढ़े हुए, आपको पता है कि वह किरचॉफ लॉ का फॉलो करता है दोस्तों, वह किरचॉफ के नियम का पालन कर रहा है। क्या है ऐसा किरचॉफ के नियम में, तो किरचॉफ के नियम में अलग अलग प्रतिरोध होता है दोस्तों, जबकि ओम के नियम में पूरे सिस्टम के लिए मात्र एक प्रतिरोध होता है, इसीलिए ऐसा इफेक्ट होता है। बट अब किरचॉफ के नियम से दोस्तों जुड़ा हुआ एक और नियम आया, एक और वैज्ञानिक का नाम आया जिसका नाम था व्हीटस्टोन ब्रिज। तो जैसे हम आप लोग किरचॉफ के नियम को डीपली से समझे जाने, है ना, ठीक उसी प्रकार अब हम लोग समझेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के नियम को दोस्तों, है ना, कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, व्हीटस्टोन ने क्या किया, है ना, व्हीटस्टोन का कार्य सिद्धांत क्या है, मतलब मेनी रूल्स के बारे में हम लोग इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले ये जानिए कि व्हीटस्टोन क्या है। पहले आप ये जानिए दोस्तों, व्हीटस्टोन हम लोग का एक आदत है कि जो भी इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक होते हैं पहले उनके बारे में नॉलेज हासिल करते हैं, है ना। तो व्हीटस्टोन इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, है ना। ये इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1842 में, जो हम बोल रहे हैं दोस्तों उसको सुनो, है ना, और समझो। व्हीटस्टोन इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1842 ईस्वी में किन्हीं 4 प्रतिरोध, समझिएगा हम जो बोल रहे हैं, किन्हीं 4 प्रतिरोध को एक साथ परिपथ में लगाया, ठीक है ना, और ज्ञात प्रतिरोध की मदद से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर लिया। अब कहोगे सर जी जो आप लास्ट में बोले वो लगा किसी पहेली के जैसा है, लगा ना, ध्यान सुनिएगा। व्हीटस्टोन क्या किए वो समझिएगा। व्हीटस्टोन जब आए तो उन्होंने टोटल एक ऐसा परिपथ बनाया, एक ऐसा परिपथ में हम जो बोल रहे हैं उसको आप समझो पहले, है ना, एक ऐसा परिपथ बनाया, है ना, जिसमें टोटल 4 प्रतिरोध होते हैं दोस्तों। क्लियर है? सबसे पहला चीज समझो, है ना, जानवे कर दो साइंस, हम आपको कितनों किताबी वर्ड लिखा दें, रटने से फिजिक्स कोई नहीं सीख सकता दोस्तों। ये अब आप भी समझने लगे हो, है ना, तो इसीलिए पहले समझने की कोशिश करोगे क्यों आया व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या किया। तो आसान विधि में आपको बता रहे हैं, इसलिए किताबी लैंग्वेज से आपको दूर रखते हैं। एक आसान आप बड़ा भाषा में समझो ना दोस्तों, अपनी भाषा में समझो। हम जो बोल रहे हैं मेरी एक अपनी भाषा है, उस भाषा को तुम लोग भी उसी के अनुसार गमन करो दोस्तों, है ना। ऐसा नहीं कि लिख लिए बस पता नहीं चला कौन था, क्या था, क्या किया, नहीं, समझो इस बात को। सबसे पहले ये दिमाग में आया, ये समझो कि भाई किरचॉफ के नियम के बाद पढ़ रहे हैं व्हीटस्टोन, तो क्या संबंध है, आखिर किरचॉफ और व्हीटस्टोन में क्या संबंध है। तो सर जी ने बताया क्या, कि किरचॉफ के नियम को फॉलो करता है व्हीटस्टोन, मतलब कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज बना दोस्तों, ये जो सिस्टम आया, ये जो रूल बन रहा है, ये किरचॉफ के लॉ को ही फॉलो करता है। मतलब क्या, किरचॉफ के नियम में एक से अधिक प्रतिरोध होते हैं, आप पढ़े ना, किरचॉफ के नियम में एक से अधिक प्रतिरोध होते हैं। तो ये क्लियरली है दोस्तों कि व्हीटस्टोन ब्रिज में भी एक से अधिक प्रतिरोध होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी किरचॉफ के नियम को ही फॉलो करता है। ये बात आप समझ गए, ये बात आप समझ गए कि भाई व्हीटस्टोन भी किरचॉफ, यदि आप भूल भी गए कोई फर्क नहीं पड़ता है, यदि आप भुला गए नहीं आपको आ रहा है क्या फर्क पड़ता है, आपको इतना आपके दिमाग में बैठ चुका है कि व्हीटस्टोन भी किरचॉफ के रूल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि किरचॉफ के रूल में एक से अधिक प्रतिरोध हुआ करता है, तो उसी प्रकार व्हीटस्टोन ब्रिज में भी एक से अधिक प्रतिरोध होगा। क्लियर है?
चलिए, तो ये आप अननॉलेज बात जान गए कि भाई यदि कोई डायरेक्टली पूछ दिया, नहीं नॉलेज है, भूल गए हैं, तो आप इतना तो बता सकते हैं भाई एक से अधिक प्रतिरोध वाला एक सिस्टम है ये। चलिए, इसके बारे में हम थोड़ा विशेष नॉलेज लें, क्या है, कैसे बना। व्हीटस्टोन दोस्तों, एक तो ये आप एड्रेस जान गए उनका, है ना, इंट्रोडक्शन जान गए कि वो इंग्लैंड के रहने वाले, वो एक प्रोफेसर थे, है ना, साइंटिस्ट आप बोल सकते हैं, चूंकि ये निर्माण किए हैं। तो इंग्लैंड के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था व्हीटस्टोन, है ना। उन्होंने क्या किया दोस्तों, 1842 ईस्वी में, उन्होंने 1842 ईस्वी में किन्हीं 4 प्रतिरोध, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि व्हीटस्टोन ब्रिज में कुल कितने प्रतिरोध होते हैं, 4। तो उन्होंने 4 प्रतिरोध को लिया, ठीक है, आसान भाषा में आप समझ रहे हो, कितने प्रतिरोध लिए, 4। मतलब आप एक बात समझे कि भाई व्हीटस्टोन ब्रिज आया तो अभी कुछ ज्यादा तो नहीं सीखे, लेकिन इतना सीख गए कि भाई कुछ ऐसा फिगर होगा जिसमें सिर्फ 4 प्रतिरोध होगा, ये बात क्लियर है। जानते हो उस 4 प्रतिरोध में 3 प्रतिरोध ज्ञात है, मतलब 3 प्रतिरोध नॉन है, नॉलेज में है, लेकिन चौथा जो प्रतिरोध है वह अननॉलेज है, अज्ञात है। सबसे पहला चीज, व्हीटस्टोन ब्रिज में कुल कितने प्रतिरोध होते हैं, 4। कितने नॉलेज प्रतिरोध होते हैं, 3। कितने अननॉलेज प्रतिरोध होते हैं, 1। क्लियर, यहां तक तो आपको समझ में आ गई ना कि व्हीटस्टोन ब्रिज में कुल 4 प्रतिरोध होते हैं, 3 प्रतिरोध ज्ञात होते हैं, 1 प्रतिरोध अज्ञात होते हैं। अब उसी ज्ञात प्रतिरोध की मदद से, ज्ञात प्रतिरोध की मदद से, मतलब 3 ज्ञात प्रतिरोध की मदद से एक जो अज्ञात प्रतिरोध है उसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, व्हीटस्टोन ब्रिज का नियम, यही है व्हीटस्टोन। अब आप समझ गए, देखो क्या आप समझे, आप ये समझे कि सर जी अब हमको आसान लग रहा है, क्या आसान लग रहा है कि भाई 4 गो प्रतिरोध है, 3 गो ज्ञात है, 1 गो अज्ञात है, 1 को 3 की मदद से वो ज्ञात कर लेते हैं, बस यही काम करता है, बिल्कुल यही काम करता है दोस्तों, यही काम ही करता है, इतना ही नॉलेज लेना है इसमें। क्लियर है, 4 प्रतिरोध, 3 ज्ञात है, 1 अज्ञात है, तो अज्ञात की मदद से अज्ञात को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, है ना। हाँ, यदि आपसे कोई पूछे कि भाई ये तो हुआ, नहीं समझे, बच्चे वाला डिफरेंस, थोड़ा फास्टली बोलिए, है ना, इंटर जैसा लगना चाहिए, मतलब हम पढ़ रहे हैं ऐसा लगना चाहिए। आप सीधे बोलिए कि व्हीटस्टोन एक इंग्लैंड का वैज्ञानिक था जिन्होंने 1842 ईस्वी में, है ना, कि 4 प्रतिरोध में से 3 अज्ञात प्रतिरोध की मदद से एक अज्ञात, मतलब 3 ज्ञात प्रतिरोध की मदद से एक ज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर लिया जाता है। इसी नियम को हम लोग कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का नियम। सिंपल सी बात हमने आपको बोला कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1842 ईस्वी में 4 प्रतिरोधों में से 3 ज्ञात प्रतिरोध की मदद से एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर लिया। क्लियर, नहीं उतना समझ में आता है, ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, 1842 में अपना नियम दिया, 4 प्रतिरोध लिया, 3 ज्ञात है, 1 अज्ञात है, और उस ज्ञात की मदद से अज्ञात को भी ज्ञात कर लिया। क्लियर, चलिए अब हम आप लोग को इसका फिगर समझाते हैं दोस्तों, है ना। तो किसका जानते हैं कि इसमें लैंग्वेज हम आपको जितना सुना है उतना आपको लिखना भी पड़ेगा, मजबूरी है, लेकिन हाँ फिगर से समझिए और ज्यादा बेटर समझोगे। छोटा सा फॉर्मूला भी है, उसको भी हम आपको प्रूव करेंगे, ठीक ना। तो पहले फिगर, चलो दोस्तों आपके सामने ये फिगर बना हुआ है, देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज, समझिएगा दोस्तों, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये वर्क है कि क्या लिखाएंगे, छोड़िए उसको, पहले आप इस फिगर को समझिए, क्योंकि ये जो फिगर बना हुआ दोस्तों, यही फिगर है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक ना। सब लोग को क्लियर दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ ही रहा होगा दोस्तों, है ना। चलिए समझते हैं इस फिगर को, इस फिगर को समझते हैं, है ना। पहले गौर से देखिए, सबसे पहले हुआ इस फिगर में टोटल 4 रेसिस्टेंस है, क्योंकि आपको पता है यदि आपसे कोई पूछे ऑब्जेक्टिव में कि व्हीटस्टोन ब्रिज में कुल कितने प्रतिरोध होते हैं, 4 आपके सामने है, 1 2 3 4, ठीक है। एक एक लाइन को समझो, व्हीटस्टोन ब्रिज में कुल 4 प्रतिरोध होते हैं, 4 दे दिए।
एक चीज और देखो, अब वो ऐसा लग रहा है क्या कि ये जो फिगर है वो बिल्कुल एक चतुर्भुज के आकार का है? बिल्कुल दोस्तों, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, जो सर्किट बनाया गया था उसमें जो प्रतिरोध का आकार बनाया गया था दोस्तों, उसमें जो परिपथ का आकार बनाया गया था वो चतुर्भुजाकार, अर्थात कि व्हीटस्टोन ब्रिज में जो प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध का जो आकार बनाया गया था, है ना, वो चतुर्भुजाकार था। मतलब चारों प्रतिरोध जो थे वो एक चतुर्भुज आकृति से बने हुए थे दोस्तों। ये बात क्लियर है कि यदि आपसे पूछे कि व्हीटस्टोन ब्रिज में प्रतिरोधों की आकृति कैसी थी तो क्या बोल देंगे बाबू? चतुर्भुज। सेम। क्या आयताकार वर्गाकार हो सकता है? नहीं, सिर्फ चतुर्भुजाकार। अब ध्यान दीजिए, नाम रख दीजिए PQRS, है ना। अब समझिएगा एक चीज, है ना, क्योंकि पढ़ सब कोई रहे, नॉलेज सब लोग के पास नहीं आ सकता है। इसको आप पहले समझिए, रटना नहीं, समझिए पहले। बाबू देखो यहाँ सेल लगा है ना, यहाँ पे सेल लगा है, यहाँ से करंट जाएगा ना, करंट यहाँ पहुंचा, गया ना, यहाँ पहुंच गया ना दोस्त। इस पॉइंट का नाम क्या है? देखिए ए। क्या नाम है बाबू? ए। अब देखिए करंट यहां से दो डायरेक्शन में गया, हम जो बोल रहे हैं ना उसको समझो। करंट यहां से दो डायरेक्शन में गया, एक गया ऊपर, गया ना, और एक गया नीचे। ठीक है, मतलब करंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पार्ट ऊपर की ओर गया I1 और एक पार्ट नीचे की ओर आया क्या? I2। क्लियर? यहां से कौन आ रहा है बउआ? I। लेकिन यहां ये जंक्शन है, यहां से करंट दो पार्ट में बट गया। समझ में आई मेरी बात? समझ में आ रहा है? करंट एक गया ऊपर I1 और नीचे गया I2। ठीक, अब समझिए। अच्छा बाबू तुम ये बताओ, सुनो ना, यदि कोई आपसे कोई पूछे कि बउआ बताओ ए बिंदु पर कुल धारा कितना है बउआ? I। ए बिंदु के बाद धारा जो है, करंट जो है वो दो पार्ट में बट गया, I1 एंड I2। बट ए बिंदु पर, ए पॉइंट पर करंट कितना है? I। ठीक ना। अच्छा यदि आपसे पूछे कि ए पॉइंट पर कुल करंट है I, तो बताइए बी पॉइंट पर करंट क्या होगा? I1 होगा या I2 होगा या I होगा? दोस्तों I1 होगा, क्योंकि देखो यही करंट ना, यहां से I1 गया, यहां पहुंचा, तो जो करंट A से B के पास पहुंचा, तो A से B में के पास जाने वाला करंट कितना है दोस्तों? I1। तो ठीक वही करंट B से C के पास गया, मतलब जो करंट B के पास आया, तो एक से B के पास जो करंट गया वो क्या था बुआ? I1। A से B बिंदु के पास जो करंट गया वो क्या है? I1। सिमिलरली B से C के पास, तो देखो यहां से करंट गया, यहां पहुंचा, ठीक ना, फिर यहां से करंट, तो क्या करंट यहां से कहीं और चला गया क्या? नहीं, यहां से सीधा यहां गया, फिर यहां से यहां आया, तो यहां से यहां गया कौन? I1। तो यहां जब यहां पर है I1, तो यही करंट यहां से यहां जाएगा, तो यहां I1 तो यहां भी I1। सिमिलरली यहां देखिए, यहां से यहां करंट गया क्या? I2। तो जो करंट यहां से यहां आया है वही करंट यहां से यहां जाएगा, तो यहां I2 तो यहां भी कितना हो गया? I2। अर्थात ऊपर वाला I1, नीचे वाला I2। क्लियर? चलिए यहां पर दो कुंजी का इस्तेमाल किया गया, एक कुंजी है K1 और यहां पर एक कुंजी है K2। ठीक है, चारों प्रतिरोध का नाम रख दिया गया PQRS। ठीक ना। कहोगे सर जी एक चीज और समझा दीजिए, ये G क्या है? इस G को बोलते हैं दोस्तों गैल्वेनोमीटर, है ना। कौन मीटर बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर। अब कहोगे सर जी गैल्वेनोमीटर कहां से आगे? तो पढ़ाई नहीं है। हाँ पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस गैल्वेनोमीटर का अर्थ आप समझ लीजिए एक लाइन में। गैल्वेनोमीटर का अर्थ होता है धारा मापी, मतलब ये किसको मापता है दोस्तों? धारा को माप रहा है ना, कि यहाँ इस बिंदु पर धारा क्या होगी कि यहाँ देखो, यहां से यहां गया है I1 और इसी के लिए देखो ये भी I1 है, तो ये दोनों का I1 और ये दोनों का I2 को कौन मापता है दोस्तों? धारा मापी। और धारा मापी के रूप में हम लोग किस मशीन का इस्तेमाल किए हुए हैं? गैल्वेनोमीटर का। यदि आपसे पूछे कि गैल्वेनोमीटर क्यों क्या है और क्यों आता है,
तो कहिएगा सर जी गैल्वेनोमीटर धारा मापी है और इसका उपयोग धारा को मापने एवं धारा की दिशा, ये दो काम करता है दोस्तों। गैल्वेनोमीटर दो काम करता है, हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, लेकिन जान लीजिए ये धारा मापी है लेकिन इसका काम दो है। एक, ये धारा को भी मापता है और दूसरा उसकी दिशा को भी मापता है। ये बात आप समझिए, ये करंट को माप रहा है, कितना करंट जा रहा है I1 के द्वारा, कितना करंट I2 के द्वारा, एवं ये साथ साथ क्या करता है कि उसकी दिशा को मापता है कि I1 का डायरेक्शन क्या होगा, I2 का डायरेक्शन क्या होगा, कौन सा करंट B से C के पास आ रहा है, कौन सा करंट D से C के पास आ रहा है ना। तो ये बात क्लियर हो गया, समझ गया फिगर। तो इसीलिए क्लास वर्क हो या ऑनलाइन वर्क हो, दोनों में आपका काम है सिर्फ समझने का, है ना। तो समझिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग पहले इसका लैंग्वेज लिखिए, हम आपको लिखाते हैं। फिगर तो कंप्लीट हो गया है, समझ में सब लोग को आ गया होगा, उम्मीद है ना। नहीं समझ में आया, हम आपको एक बार नहीं कितनी बार बोल चुके, नहीं समझ में आ रहा है तो आप तुरंत कमेंट में, चूंकि आप लोग का व्हाट्सएप सिस्टम में भी बंद किए हुए है ना, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बोलिए कि सर जी तो एक बार और समझाइए, तो हम एक बार और आपको समझाएंगे, बशर्ते बोलिए, ठीक है। तो पहले बोलिए, बाद में पहले तो लिख लीजिए। तो हेडिंग दीजिए दोस्तों, व्हीटस्टोन ब्रिज। हम आपको इसका लैंग्वेज दिखा देते हैं, है ना, फिर आप लोग फिगर उतारिएगा, फिर हम इसके समीकरण पर चलते हैं। तो ऊपर में हेडिंग दीजिए व्हीटस्टोन ब्रिज, हिंदी में भी वही चीज लिखना है, व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके दोस्तों, इतना लंबा लंबा इसका बोर्ड पर लिखना थोड़ा सा मेरे लिए कष्टदायक है। हो गया, चलिए लिखिए। पहले इंट्रोडक्शन लिख लीजिए। तो आप एक काम कर सकते हैं ना, इंट्रोडक्शन देकर आप डैश दे सकते हैं या जनरल तौर पर आप लिख लीजिए। लिखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। व्हीटस्टोन इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। जिन्होंने 1842 ईस्वी में ईस्वी में चार प्रतिरोध एक से एवं एक धारामापी का उपयोग कर एक विशेष परिपथ बनाया। जिसे व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। चलिए दोस्तों, ये फिगर आप लोग बना लीजिए। रचना देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन देके रह दीजिए और ये फिगर आप लोग उतार लीजिए, फटाक से उतारिए। उतार लीजिए दोस्तों। उतार लीजिए। चलिए, तो हम आप लोग को अब लिखा रहे हैं, है ना, रचना के बारे में। फिगर उतारने में और समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट लेकर के आप फिगर उतार सकते हैं, है ना। बहुत सारा आपके पास सब सिस्टम आ चुका है। तो लैंग्वेज लिख लीजिए, क्योंकि थोड़ा लिखने वाला काम थोड़ा लंबा है। लिखिए, माना कि
एक व्हीटस्टोन ब्रिज परिपथ बनाया गया है। एक व्हीटस्टोन ब्रिज परिपथ बनाया गया है जो चित्रानुसार है, जो चित्रानुसार है, जिसमें 4 प्रतिरोध PQRS को एक चतुर्भुज ABCD के रूप में परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। इस चतुर्भुज के विकर्ण AC के शीर्ष A एवं C के बीच एक कुंजी K1 तथा सेल E जोड़ा गया है। तथा विकर्ण BD के शीर्ष B एवं D के बीच B एवं D के बीच एक धारामापी G एवं कुंजी K2 लगाया गया है। चलिए, हो गया दोस्तों, रचना हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब लिखिए थ्योरी, सिद्धांत देकर अब गैस दीजिए। रचना हो गया, सिद्धांत देकर ऐसे दीजिए। लिखिए, ब्रिज की संतुलन अवस्था में चतुर्भुज के किन्हीं दो जुड़े हुए भुजाओं में लगे प्रतिरोध का अनुपात शेष दो भुजाओं में लगे प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। इसे ही व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत कहते हैं। इसे ही व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब इसको समझिए आप, इसका मतलब क्या हुआ।
समझिए क्या बोला है, समझना है इसको। यदि आपसे कोई पूछे कि वेट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या है और आप नहीं बोल पा रहे हैं, बोलने में आप असक्षम हैं, तो सीधे बोलिए, शॉर्ट में आप बोलिए। शॉर्ट में क्या बोलिए जानते हो? P बटे, देखो यहाँ P बटे Q बराबर R बटे S। समझना है कि कोई भी दो प्रतिरोध, समझो दो प्रतिरोध, ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध, दोनों ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा है इस बिंदु से, देखो ना, ये वाला इससे जुड़ा है, ये वाला इससे, मतलब ये दोनों प्रतिरोध इस बिंदु से जुड़ा है ना। तो जो जुड़ा हुआ रहे उसको बटा दीजिए, तो P बटा Q। ठीक उसी प्रकार ये दोनों, ये यहां से जुड़ा है, फिर ये यहां, तो ये दोनों इस बिंदु से जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे? R बटे S। हो गया आंसर। आप कहिएगा नहीं सर जी हम इस दोनों को लेंगे, आप इस दोनों को लीजिए, या P बटे R, ये दोनों देखिए, ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध यहां जुड़ा है ना, ये वाला यहां के लग गया, ये वाला यहां के लग गया, है ना। तो P बटे R बराबर Q बटे S। यदि आपसे कोई पूछे कि वेट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या है, तो आप सीधे बोल सकते हैं P बटे Q बराबर R बटे S, या P बटे R बराबर Q बटे S, है ना। इसी को कहते हैं, मतलब दो प्रतिरोध का, दो जुड़े हुए प्रतिरोध का अनुपात अन्य दो जुड़े हुए प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर हो गया? लिख लीजिए इसको। यही दोस्तों हुआ सिद्धांत, ठीक ना। तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ, सब लोग को समझ में आ गया, है ना। अब हम आपको इसका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, वह है संतुलन शर्त। तो ये फॉर्मूला आता कैसे, ये तो हम डायरेक्ट सिद्धांत द्वारा लिख दिए, लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे, ठीक ना। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, अब वो भी हम आप लोग को दिखाएंगे दोस्तों, तो एक फॉर्मूला के द्वारा। लेकिन आज के वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक करके चल दीजिएगा, छोटा है, ज्यादा समय लेगा नहीं खत्म करने में। तो आप पहले इतना ही समझ लीजिए, उसके बाद आगे देखा जाएगा। ठीक, धन्यवाद।